हवा गाजा में जो भयंकर घटना 8 जुलाई को हुई थी उसका वीडियो सामने आ गया है और उसमें जो आईडीएफ की कली खुलाई है और जिस तरह से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस कुत्तों की तरह इजरायलियों को मार रहा है वो सामने आ गया है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम खड़े होके आपके सामने एक प्रसारण दे रहे हैं। एक सज्जन ने लिखा था पिछली बार कि अगर आप खड़े होके बोलेंगे तो हमें भी खड़ा होना पड़ेगा, और ये बहुत ही मज़ेदार कमेंट्स इस तरह से आते रहते हैं। लेकिन देखिए साथियों, क्या है कि हमको भी आपको अलग अलग नज़रिए से, अलग अलग स्टाइल से आपको हमें खबरें देना ज़रूरी है, वरना आपके लिए भी खबरें बोरिंग हो जाएंगी। और हम जो आपको पढ़ रहे हैं वो हम अलग अलग तरीके से कैसे कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और जो हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जो बाकी लोग देखिए अपने स्टूडियो में शूट करते हैं वो ज़्यादा हिलते डुलते नहीं है, चलते नहीं है। मैं ऐसे कुछ अनुभव वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, पीछे जाऊँ आगे जाऊँ आपसे, और खबरों का जो एक पूरा प्रभाव है वो आप पे ज़बरदस्त पड़े। देखिए सबसे जो पहली खबर हम शुरू करेंगे, आज थोड़ा सा ऑर्डर हम डिफरेंट कर रहे हैं। आज हम सबसे पहले आपको जो इजराइल ने जो जुल्म किए फिलिस्तीन पे आज की तारीख में, यानी आज यानी 18 जुलाई 2024 को, वो हम आपके सामने रखेंगे। फिर हम जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने किया वो रखेंगे, और उसके बाद हम जो बड़े कुछ सवाल उभर रहे हैं वो आपके बीच रखेंगे। देखिए आज सबसे पहले इजराइल ने देखिए क्या है कि जो अल कुद्स है, अल कुद्स जो मस्जिद है और इस्लाम में सबसे तीसरी सबसे पवित्र जगह जेरूसलम में अल कुद्स मस्जिद है, और वहाँ उसको डेजिक्रेट किया गया। आज जो इत्म बिन गिविर जो इजराइल का मिनिस्टर है, इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर, वो बाकायदा उस पर एक बहुत ही बदतमीजी से चला अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को लेके, जो वर्जित है। इस तरह से आप मस्जिद पे नहीं चल सकते, लेकिन उसने जानबूझ के वहां गया, इस तरह से चला और उसने बहुत ही प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दिए। इसको लेके जो पैलेस्टीन रेजिस्टेंस है उसने भी अपना जबरदस्त उसने प्रतिक्रिया की। उसने कहा कि देखिए ये जो तुम कर रहे हो इसका तो जवाब जो अल्लाह की जो बंदे हम हैं और हमारे पास जो हथियार हैं मुझसे देंगे, लेकिन जो अरब वर्ल्ड है जो इस समय इजराइल के सामने झुका हुआ है उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है, ये सवाल उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि कब तक ये होता रहेगा कि मक्का मदीना के बाद जो तीसरा सबसे पवित्र होली साइट है जेरूसलम में अल कुद्स मस्जिद, अल अक्सा मस्जिद, और जो एक फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट का कैपिटल भी बनेगा, क्योंकि जेरूसलम ही फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट का कैपिटल बनेगा, ऐसा फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस और हमास का मानना है। महमूद अब्बास गद्दार का नहीं, ये हमास और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का मानना है। तो उन्होंने कहा कि तुम जो इस तरह से कर रहे हो, हम अपना यहीं पर हम फ्यूचर कैपिटल बनाएंगे, राजधानी हम बनाएंगे, और उसके नीचे एतमार तुम दफन हो जाओगे, दफन हो जाओगे, ये फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने कहा। उसके अलावा देखिए आज जो इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक्स की, तो देखिए सबसे पहले एक वीडियो भी आया जिसमें एक घोड़ा गाड़ी में कुछ फिलिस्तीनी बच्चे और औरतें जा रही हैं, उनके ऊपर सीधे एयर स्ट्राइक की। मतलब ऐसा दिख रहा है कि जैसे घोड़ा गाड़ी जा रही है और फिर एकदम से एक टप से एक होता है, उसमें साउंड नहीं है, ऐसे उसमें से होता है, उसके बाद वो घोड़ा गाड़ी आगे गई और उसमें जो लोग बैठे थे अभी 2 सेकंड पहले जो कुछ बात कर रहे थे और मुस्कुरा रहे, मतलब उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी लेकिन जो ऐसे लग रहा था कि बात कर रहे थे, वो एकदम से मतलब निढाल पड़े हुए। इस तरह का एक भयावह वीडियो सामने आया। उसके बाद देखिए नुसैरत सेंट्रल गाजा स्ट्रिप में जो तहरवी फैमिली पे हमला किया, 7 करीब 2 लोग मारे गए और 2 लोग मारे गए और 7 लोग उसमें घायल हुए। ये तहरवी फैमिली नुसैरत गाजा में हो। उसके बाद एक सिविलियन व्हीकल को आईडीएफ वॉर प्लेन्स ने टारगेट किया देर अल बला सेंट्रल गाजा में, जिसमें 3 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। उसके बाद देखिए लगातार एक आर्टिलरी शेलिंग, तोप से गोलाबारी इजरायली फोर्सेस सिविलियन एरियाज में, जो नॉर्थ गाजा के सिविलियन एरियाज हैं, उसमें लगातार करते रहे। उसके बाद फिर से नुसैरत कैंप के नॉर्थ वेस्ट पे जो आईडीएफ की आर्टिलरी है उसने फायर किया। उसके बाद
एक फिलिस्तीनी सिविलियन मारा गया और कई लोग घायल हुए जब एक ड्रोन स्ट्राइक राफा में इजराइल ने की। उसके बाद 4 फिशरमैन मछुआरे, जो फिलिस्तीनी मछुआरे, वो मारे गए आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में, जो उन्होंने बीच के पास की, जो गाजा बीच है उसके पास। उसके बाद देखिए अबू इतीवी जो फैमिली का घर है नुसीरत में, वहां पर अटैक किया। देखिए किस तरह से परिवारों को टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिए 12 फिलिस्तीनी मारे गए आईडीएफ के फायर से अल अमल हॉस्पिटल खान यूनिस में। उसके बाद देखिए लेबनान में जो इजराइल ने अटैक किया, सबसे पहले मशीन गन से वजानी इलाका लेबनान का, उस पर मशीन गन चलाई, उधर से इजरायली जो मतलब इजरायली बॉर्डर है और लेबनान बॉर्डर, उसकी बात हो रही। तो मशीन गन चली वजानी एरिया में। उसके बाद रमेश जो इलाका है लेबनान का, उसमें मोटर से स्ट्राइक किया इजरायलियों ने। फिर एक ड्रोन स्ट्राइक एक कार पे जबल अल बोतम में की। फिर शीहीन में एक गाइडेड मिसाइल छोड़ी। उसके बाद एक ड्रोन स्ट्राइक जिबक्यून में की। फिर एक ड्रोन स्ट्राइक तोमत निहा जो एरिया है लेबनान का, उस पर की। उसके बाद आप देखिए अतारून और यातर जो जगह हैं उस पर बमबारी की। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह के हमले लेबनान पे आज हुए हैं। और जो फिलिस्तीनियों पे कम से कम 12 हमले हुए हैं। तो आप सोच लीजिए कि ये इस तरीके का जो पूरा एक साइकिल है, ये इजराइल रोज चलाता है। उसके बाद देखिए एक 14 साल के बच्चे को, जिसका नाम है अहम नवाफ सलामे, ये सिलवान अलकुद्स का ही है। अलकुद्स के पास एक इलाका है सिलवान, वहाँ का है। उसको 12 महीने पहले उसको उठा लिया था और उसको वो जो मतलब 14 साल का बच्चा, उसको 12 महीने पहले उठा लिया था। 12 महीने उसको इलीगल डिटेंशन में रखा और अभी उसको 14 महीने की और सजा सुना दी। बच्चा है, वो केवल टी शर्ट पहने था जिसमें एक शेर का मुंह बना हुआ था। ये उसका अपराध था। ये देखिए, ये बिल्कुल ऑथेंटिक खबर, बिल्कुल एक रियल खबर आपको हम दे रहे हैं। उसके बाद देखिए फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस चुप नहीं रहा। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने ढूंढ के बार बार मारा। जो मैंने जिस घटना से वीडियो शुरू किया था उसका डिटेल में बताऊं, क्योंकि वो 8 जुलाई की घटना है जिसका वीडियो आज सामने आया है। लेकिन मैं उसके पहले आज जो घटनाएं हुई हैं वो आपको बताना चाहता हूं। आज की जो घटनाएं हैं उसमें देखिए नाब्लिस में वेस्ट बैंक में जो अल बलूर और रफीदिया नेबरहुड है, वहां आईडीएफ की एक बड़ी फोर्स ने इन्वेड करने की कोशिश की। उसमें कम से कम 11 व्हीकल्स थी और एक पूरी आईडीएफ की 3 या 4 कंपनीज थी, 30 से 40 सोल्जर्स थे। उन पे एक चारों तरफ से घेर के फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने हमला किया। ये नए तरह का हमला था। इस तरीके से एक बड़ी संख्या में वेस्ट बैंक में घेर के इजरायली फोर्सेस को मारना, ये मेरे ख्याल से ये दूसरी या तीसरी बार हुआ है। मतलब 7 अक्टूबर के बाद से, पहले तो और घटनाएं हुई है, 7 अक्टूबर के बाद से ये दूसरी या तीसरी घटना है। और जिससे आईडीएफ जो है वो सख्ते में आ गया और उसके लिए एक तरह से एक शॉक इफेक्ट, और रेजिस्टेंस का मकसद भी था एक शॉक इफेक्ट देना। तो जो इजरायली जो फौज है उसको पीछे हटना पड़ा। उसके बाद देखिए गाजा में क्या हुआ। गाजा में राफा शहर में जो ताल जोरेब एरिया है, लगातार इसमें रेजिस्टेंस मार कर रहा है। यहां पर आईडीएफ के ठिकानों पर और सभाओं पर भारी मोर्टार से गोलाबारी की और सीधे जो अपने लक्ष्य को जाके लगे, मतलब जो लक्ष्य था उसको उस पे जाके लगे। उसके बाद जो राफा की जो क्रॉसिंग है, एक जो मेन राफा क्रॉसिंग है, उसके पास जो आईडीएफ ने कुछ अपने एडहॉक जो चेक पॉइंट्स बनाए हुए थे, उन एडहॉक चेक पॉइंट्स पे लगातार गोली मारी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने, जिससे उन चेक पॉइंट्स को आईडीएफ को खाली करना पड़ा। उसके बाद देखिए यहां पर गाजा से रॉकेट छोड़े गए इजरायली इलाकों में। अजदोद अस्कलान जो बिल्कुल मेडिटेरेनियन सी पे जो इजराइल के पोर्ट सिटीज हैं, वहां पर अजदोद अस्कलान में गाजा से रॉकेट छोड़े गए। अब इस तरह से फिलिस्तीन रेजिस्टेंस की मार बढ़ती जा रही है। इसके पहले भी छोड़े गए हैं, लेकिन ये जो अभी का जो लेटेस्ट जो अटैक है जैसे आज का, इसकी जो एक्यूरेसी है, ये इजरायली मीडिया के अनुसार इसकी
This time the accuracy was 2 times the earlier efforts. दो गुना ज्यादा जो पहले के एफर्ट्स थे इन रॉकेट्स की एक्यूरेसी थी. फिर देखिए गाजा डिवीजन जो एक रेम जो इजरायली सेटलमेंट है जहां आईडीएफ की गाजा डिवीजन जिसको 7 अक्टूबर के दिन जबरदस्त मार पड़ी थी और हमास ने मारा था, उस पर फिर से रॉकेट छोड़े गए. नेजरीम एक्सेस लगातार मैं आपको बता रहा हूं, नेजरीम एक्सेस पे 107 मिलीमीटर रॉकेट्स छोड़े गए. उसके बाद देखिए जो मार्टियर्स ट्रायंगल है जेनिन में, मार्टियर्स ट्रायंगल शहीद एक शहीद चौराहा एक तरह से या त्रिराहा है, वहां पर उसको त्रिभुज भी कहते हैं. वहां पर एक बड़े इस बार एक मतलब वो उसका जो आप देख सकते हैं जो उसकी फोटोग्राफ्स आई हैं, एक बड़े बम से वहां पर आईडीएफ की फोर्स पे अटैक किया गया. इस बम को किस तरह से वहां ट्रांसपोर्ट किया गया होगा, किस तरीके से उसको मतलब क्योंकि ये अपने आकार में बहुत बड़ा था, और किस तरह से उसको उन्होंने जमीन में गाड़ा और उसके बाद पूरा जो टारगेट करके जब आज सुबह तड़के जब उस एरिया से आईडीएफ के वाहन गुजरे तो वो एक्सप्लोड कर गया और उसमें कम से कम 4 आईडीएफ सोल्जर्स के मारे जाने की खबर है, 11 आईडीएफ सोल्जर्स कम से कम घायल हैं. अब देखिए, अब उसके बाद नाब्लस पे हम फिर से आते हैं. फिर से एल आइन कैंप में जबरदस्त लड़ाई हुई और यहां पर जो कम से कम 6 आईडीएफ सोल्जर्स घायल हुए. और इस बार जो है मोलोटोव कॉकटेल से पीछे से फिलिस्तीनी युवा अटैक कर रहे थे और आगे से झुक के अपने घुटनों पे बैठ के जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं वो गोली चला रहे थे. तो घुटनों से यहां से गोली चला रहे हैं, पीछे से मोलोटोव कॉकटेल उनके सर के ऊपर से फेंके जा रहे हैं और इस डबल हमले को आईडीएफ नहीं झेल पाया और उसको पीछे हटना पड़ा. फिर देखिए एक ड्रोन आईडीएफ ने भेजा वेस्ट बैंक के ऊपर एक ड्रोन भेजा और जिसको फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने मार गिराया. और ये बताइए, सोचिए आप, ये मतलब कम से कम ऐसे 20 से 25 ड्रोन्स आईडीएफ ये फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस आईडीएफ के 20 से 25 ड्रोन जमीन से मार चुका है. ये जमीन से मार है, मतलब भाई कोई एयरफोर्स तो है नहीं ना रेजिस्टेंस के पास, ये जमीन से लेकिन मार रही है. इस तरीके के जो देखिए कारनामे हैं. और उसके बाद जो राफा के ईस्ट में कफ अल मशरू एक जगह है, वहां पर जब आईडीएफ ने अपनी आर्टिलरी प्लेस करनी चाहिए और एक सिविलियन एरिया उसी के एकदम सामने एक सिविलियन एरिया था और वो लोग टारगेट कर ही रहे थे, और तब तक जो है वो इस बार क्या हुआ, इस बार फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने एक 4 बड़ी ट्रक्स उनको एक साथ मतलब वो स्टार्ट की और एक साथ 4 ट्रक एक के बाद एक धाड़ चारों दिशाओं से 4 ट्रक्स आई और उन्होंने बिल्कुल पीस दिया जो आईडीएफ की आर्टिलरी यूनिट थी. उसमें अभी तक ये नहीं क्लियर है कितने लोग मारे गए, कितने लोग जख्मी हुए, लेकिन एक बड़ी घटना है, एक बड़ा सिक्योरिटी इंसिडेंट है और इजराइल के कुछ अस्पतालों में जो इंजर्ड हैं वो पहुंच रहे हैं. तो ये देखिए जो डेवलपमेंट्स हुए कि किस तरह से इजराइल ने जो जुल्म किए और जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने जो प्रतिरोध किया उसकी जो मुख्य पॉइंट्स थे. अब आप देखिए लेबनान ने आज कम से कम 11 स्ट्राइक्स की, क्योंकि मतलब हिजबुल्ला ने लेबनान से कम 11 स्ट्राइक्स की और लेबनान का मैंने बताया था 9 बार इजराइल ने मारा, 12 बार हिजबुल्ला ने मारा. और हिजबुल्ला और जो इजराइल ने मारा उसमें 2 लेबनान के जो नागरिक हैं वो शहीद हुए और जो हिजबुल्ला ने मारा उसमें कम से कम 13 आईडीएफ के लोग घायल हुए, 2 के मारे जाने की खबर है. अब आप देखिए जो हमने जो शुरुआत की थी जिस बात से जो ताल अल हवा में जो जिस तरीके से पूरी, अच्छा ये देखिए जो बड़ी बात जो 8 जुलाई को घटना घटी, इसमें जो टाइमिंग है आप इसकी एक खूबसूरती देखिए. मतलब जंग में भी एक एस्थेटिक्स होता है ना, जंग भी ऐसे नहीं लड़ी जाती जंग. और खासतौर पे जो प्रतिरोध, मतलब अगर आप किसी पे जुल्म कर रहे हैं तो आप में कोई खूबसूरती नहीं होगी आपके हमलों में, वो बिल्कुल एक तरह से होगी कि आपने गए आपने मार दिया, आपने कुछ थोड़ा बहुत उसको ट्रिक करने की कोशिश की, लेकिन आप कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं, कोई क्रिएटिविटी नहीं होती. देयर इज नो क्रिएटिविटी इन ऑपरेशन, बट देयर इज क्रिएटिविटी इन रेजिस्टेंस.
रेजिस्टेंस में क्रिएटिविटी है। और अब ये देखिए कि ये जो 4 हमले हुए 8 जुलाई को, जिसमें शुरुआत 4:26 सुबह 8 जुलाई को शुरुआत विस्फोट से एक आईडीएफ व्हीकल को फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने उड़ा दिया। 4:26 से आप देखिए, फिर 5:32 पे कई इजरायली जीपों को एंटी कार्मिक विस्फोट से उड़ा दिया। उसके बाद 7:13, ये सब सुबह है, 4:26 AM, 5:32 AM, फिर 7:13 पे एक वाहन और कई सैनिकों पर रॉकेटों से विस्फोट किया। और फिर 8:08 AM से में एक अल यासीन 105 शेल से एक आईडीएफ की जीप को निशाना बनाया। अब इसमें खास बात क्या है, वो आपके लिए एक पहेली है, और मैं आपके लिए छोड़ता हूं। 4:26, 5:32, 7:13 और 8:08, इनके बीच की आप टाइमिंग आप नोट करिए, कितने समय का फासला है। 4:26 AM, 5:32 AM, 7:13 AM और 8:08 AM, इसके बीच कितने मिनटों का फासला है। और उसमें आपको एक पहेली मिल जाएगी, जिसको आप जब सॉल्व करेंगे या उसको आप देखेंगे तो आपको एक पैटर्न दिख जाएगा। और वो पैटर्न किसी एक मैथोलॉजिकल चीज से जुड़ा हुआ है, जो एक इस्लामिक जो हिस्ट्री है उससे भी जुड़ा हुआ है। और इसका जवाब मैं आपको लेकिन आज नहीं दूंगा, कल दूंगा, क्योंकि आपके लिए एक पहेली है। जो देखिए, मैं और जो कुछ सवाल उठाना चाहता हूं आज के प्रसारण में, वो एक तो ये है कि इजराइल ने जो समझौता वार्ता चल रही है उसमें देखिए 4 अड़चने आ रही हैं। अब उसमें एक बड़ी, देखिए इजराइल किस तरीके से चीजों को स्टॉल कर रहा है। अब उसमें यह बात आई है कि इजराइल ने कहा कि जो यूएस ने प्रपोजल दिया और हमास ने, हमने आपको बताया था, हमास इस बात के लिए मान गया था कि भाई ठीक है, लड़ाई जो है, अभी हम सीज फायर इमीडिएट की बात नहीं करते, लेकिन सीज फायर की बातचीत की कम से कम बातचीत शुरू हो, लेकिन एकदम से हो जाए सीज फायर होस्टेज एक्सचेंज के पहले, ये हम नहीं कह रहे। होस्टेज एक्सचेंज होने दो, तुम्हारे जो इजरायली जो 120 होस्टेजेस है उसमें से एक बड़ा हिस्सा इजराइल के पास जाए, जो इजराइल के पास पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स हैं वो वापस पैलेस्टाइन आए, उसके बाद बातचीत करो। उसमें इजराइल ने एक शर्त रख दी कि जो 32 पहले खेप में जो 32 इजरायली जो होस्टेजेस हैं हमास के पास 120 में, उन 32 को में इजराइल, अब सोचिए हमास ने कहा था जो 32 हम छोड़ेंगे पहले, उसमें औरतें, बच्चे और जो एल्डरली है वो होंगे। इजराइल ने शर्त रख दी कि नहीं, उन 32 में जो लोग घायल हैं, जो बुरी तरह से घायल हैं, उनको, उन 32 लोगों को तुम पहले रिलीज करो। हमास ने कहा कि इस तरह से जो बुरी तरह से घायल हैं, जिनका हमने उपचार किया है, इनकी संख्या केवल 18 है। 18 हम, अच्छा ये बात इजराइल जानता था कि 18 है, अब वो मैं बता रहा हूं क्यों। तो उसने कहा 32 करो। हमास ने कहा कि जो इंजर्ड हैं हमारे पास, जो बुरी तरह से घायल है, जिनका उपचार हमने किया है लेकिन उनकी जान खतरे में है, उस तरह के हमारे पास 18 है। तो इजराइल ने कहा अच्छा उन 18 को करो, और बाकी 14 जो मिलिट्री एज्ड मैन हैं, जो तुमने मिलिट्री से उठाए हैं लोगों को, उनको रिहा करो। और हमास ने कहा अरे तुम 18 घायलों को मांग रहे हो, हमारे पास जो है वो केवल उसमें 18 हैं, तो हम उन 18 को करें, उसके बाद हम औरतों और बच्चों को रिलीज करने वाले थे, और तुम कह रहे हो कि मिलिट्री एज जो मैन है उनको रिलीज करो। यही इजराइल की देखिए कली खुल जाती है। और यहां पर देखिए मामला फंसा है। हमास कह रहा है कि मिलिट्री एजेड मैन हम क्यों वापस करें, वो तो हमारा आखिरी तुरप का पत्ता है, उसको हम अभी क्यों हम उनको रिलीज करें। और हमास ने भी कहा है कि जो फिलिस्तीनी प्रिजनर्स वो एक्सचेंज में मांग रहा है, पहले खेप में वो ये नहीं कह रहा है कि जो बहुत मशहूर और जो लाइफ सेंटेंस झेल रहे हैं फिलिस्तीनी, उनको तुम रिहा करो, तुम पहले औरतों और बच्चों को रिहा करो, ये हमास ने मांगा है इजराइल से। और इजराइल देखिए पूरा एक उल्टा खेल खेल रहा है, तो हमास ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद जो दूसरी बात आई कि इजराइल ने, और ये मतलब इजराइल जो मैं कह रहा हूं, समझिए नेतन्याहू, क्योंकि इजराइल में और भी फैक्शंस है जो नेतन्याहू की बात नहीं मान रहे हैं, आईडीएफ में खास तौर पे। नेतन्याहू ने फिर कहा कि जो
वापस आएंगे लोग साउथ से नॉर्थ, उनमें हमास के लोग ना हो, ये बिल्कुल गारंटी होनी चाहिए, इसकी इंटरनेशनल गारंटी होनी चाहिए। हमास ने कहा इंटरनेशनल गारंटी का क्या मतलब कि इंटरनेशनल फोर्सेस वहां आके चेक करेंगी, तो ये तो वही हो गया ना कि गाजा का किसी दूसरे देश ने इन्वेजन कर लिया, ये हम कैसे होने देंगे। इस सवाल पे जो आईडीएफ है उसके भी लोगों ने कहा कि ये तो बेवकूफ़ी की डिमांड है, इस तरह की डिमांड का मतलब ही नहीं है। जब हमास एक रेजिस्टेंस फोर्स है और वो कह रहा है सिविलियंस को साउथ से नॉर्थ लाओ, तो ये चीज़ हम ये उनमें हमास के लोग हैं कि नहीं, हथियार हैं कि नहीं, ये कोई नहीं तय कर सकता, क्योंकि हथियार तो वैसे ही साउथ से नॉर्थ पहुंच रहे हैं। नॉर्थ गाजा में जो इजराइल के ठिकाने हैं, जैसे नेत्जरी में एक्सेस, कई जगह बेत लहिया, बेत हनून, वहां पर लगातार मार हो रही है, वहां पर इजराइल मतलब वहां पर हमास मार रहा है लगातार। तो ये तो बेतुकी बात हो गई ना, और इंटरनेशनल फोर्स आएगी इसको चेक करने। और इससे देखिए एक बात है वो जुड़ी हुई है, और वो बात यह है कि जो इजराइल की जो बड़ी प्लानिंग है कि किस तरीके से एक स्ट्रैटेजिक, एक फोर्टिफाइड विलेजेस जैसे वियतनाम में अमेरिका ने बनाया था, कि मतलब साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम कम्युनिस्ट था, साउथ वियतनाम पे अमेरिका का कब्जा था, और अमेरिका के कब्जे से नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम को आज़ाद करा था। अल्टीमेटली आज़ाद कर ले गया, अमेरिका हार गया 1975 में। लेकिन अमेरिका ने 1975 के पहले जो कोशिश की कि कुछ इस तरह के गांव बनाए जिनमें अमेरिकन ट्रूप्स को प्लेस किया, और वहां पर सारी जो सिविलियन पॉपुलेशन है साउथ वियतनाम की उसको पुश करना शुरू किया। अब इससे क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन थोड़ी बहुत कम्युनिस्टों के खिलाफ थी वो भी उनके साथ हो गई, क्योंकि उनके ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस डिसरप्ट हो गए, उनकी कल्चरल लाइफ डिसरप्ट हो गई, उनका पूरा जीवन जीने की जो शैली है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, कौन सी फसल बोएंगे कब किस महीने में, वो पूरा डिसरप्ट हो गया। क्योंकि भाई किसान है, वो नए आपने जगह एकदम से डाल दिया, वो नई जमीन है, उसमें उनके बाप दादाओं ने थोड़ा मतलब टिल किया है उसको, या उस पर खेती की है जो उन तक नॉलेज आती है। जैसे किसानों में होता है भाई कि एक आप उसको एक जमीन की बजाय दूसरी दे दीजिए और वहां से कह दीजिए तुरंत खेती शुरू कर दो, ऐसे नहीं होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो गाजा के लोगों को ये इजराइल चाहता है कि इस तरीके से जो सिविलियन पॉपुलेशन को बांट दिया जाए, 100-100, 200-200, 300-300 इस तरीके उसमें, या मैक्सिमम 500, और उसके आगे इजरायली फोर्सेस को बैठा दिया जाए। इस तरह के कई एनक्लेव्स हम गाजा में बना दें, उसके बाद एक इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स आए, और जिसमें अरब नेशंस के लोगों और वो इन लोगों को गार्ड करे, वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाए, और उसकी जो स्टीयरिंग कमेटी है वो अमेरिका लीड करेगा। और अमेरिका का एक जो सेना अधिकारी है वो जेरूसलम में बैठ के पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो गद्दार महमूद अब्बास की है उसमें, और जो इंटरनेशनल फोर्स आएगी उसमें वो कोऑर्डिनेशन करेगा, अमेरिका कोऑर्डिनेशन करेगा। अब ये देखिए पूरी वही बात आ गई कि अमेरिका के असली जो पूरा जो अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से गाजा में सीधे प्रवेश करे, और इस तरह की चीज एक बात आ रही है। मैं आपको इसी एक उस पॉइंट पे ये एंड करना चाहता हूं कि ट्रंप जो जिसकी जीत ऑलमोस्ट सर्टेन लग रही है अमेरिकन इलेक्शंस में, ट्रंप के ऑफिस से एक बात लीक हो गई है कि यूक्रेन वर्सेस रशिया, यूक्रेन को समझौते के लिए अगर ट्रंप सत्ता में आ गया, यूक्रेन को वो समझौते के लिए बात करेगा और ईरान पे हमला करेगा। जी हाँ, ईरान पे ट्रंप हमला करने जा रहा है। ये जैसे ही वो सत्ता में आता है उसके 2-3 महीनों में, और ईरान पे हमला करने का मतलब है कि वो पूरे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो उस पर हमला है, और सीधे सीधे गाजा में जो हमास है कल को हो सकता है उसकी सीधी लड़ाई अमेरिका से। धन्यवाद साथियों।